प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे समास की दूसरी कक्षा। याद रहे इससे पहले एक कक्षा हमारी पूरी हो चुकी है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो आप देख लें। उस कक्षा के अंदर समास की परिभाषा है और 3 समासों के बारे में सामान्य जानकारियां हैं। शेष रहे 3 समास हम आज इस कक्षा में देखने वाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। आप आधार पीठिका इसे माने, क्योंकि एक बार हम सामान्य परिचय इन समासों का उदाहरणों सहित देख रहे हैं, उसके बाद हम परीक्षा उपयोगी और अति महत्वपूर्ण और किसी भी प्रकार का सवाल चाहे परीक्षा में आए निश्चित रूप से हमारा सही जाने वाला है। तो देख लेते हैं, पहले एक चरण पूरा करते हैं। उसी श्रृंखला में नंबर 4 पर आता है तत्पुरुष समास। 3 हम क्रमशः पहले देख चुके हैं, अवयवी भाव समास है, द्विगु समास है और क्रमधारय समास है। 4 नंबर पर देखेंगे तत्पुरुष समास, ऐसा ही इसका नाम है तत्पुरुष। और देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं और इसके 6 भेद होते हैं। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। ये तो हम पहले की कक्षा में कर चुके हैं चर्चा कि इनका उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होगा। 3 समास ऐसे हैं जिनका दूसरा पद प्रधान होगा और उसमें क्रमशः कौन से आते हैं? तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास। ये सब ऐसे समास है जिनका उत्तर पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद जो है पूर्व पद का मतलब है प्रथम। प्रथम ये याद रखें। उत्तर पद का मतलब है द्वितीय, द्वितीय ये आप अलग से याद रखें, प्रधान होगा। और इसके 6 भेद हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और कई बार परीक्षा में ऐसा पूछ भी लिया जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं या फिर इसके भेदों का आधार क्या है, किस आधार पर इसके भेद किए गए हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिए। जैसा कि हमने कहा इसके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। और वो किस प्रकार से हैं आपसे पूछें तो आप कहेंगे कारक। बिल्कुल कारकों के आधार पर हैं। कारक इसका प्रमुख कारण है जिसके कारण से इसके भेद किए गए हैं। और आप सबको पता है कारकों की संख्या तो 8 है, लेकिन यहां पर जो कारक प्रयुक्त होंगे वो कारक कितने होंगे? 6। अब सवाल ये भी आता है 2 कारक कौन से रह गए जो इस समास के अंतर्गत अध्ययन में नहीं आएंगे? वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कर्ता, कर्ता कारक। नंबर 2 पर आएगा संबोधन कारक, संबोधन कारक। इनके चिन्ह आपको पता है। कर्ता का ने होता है, ने, और संबोधन का हे, अरे, ओ आदि। ये 2 कारक नहीं आएंगे, इस बात को अच्छे से याद रखना है। सवाल परीक्षा में यहां भी बनता है और वो ये बनता है कि कारकों के आधार पर कौन से समास आधारित है या टिका हुआ है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष। और ये आपके लिए भी उपयोगी है। जब समास विग्रह करोगे या किसी पद में समास की पहचान करोगे तो आपको इतना याद होना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों को पर्याय लें, कारक का पर्याय हमेशा तत्पुरुष समास रखें, तत्पुरुष। बस आपको बहुत सहायता मिलेगी इसमें। कारकों पर कौन सा समास आधारित है? तत्पुरुष। एक सवाल। दूसरा सवाल आगे पूछेगा तो ये पूछ सकता है कितने हैं भेद हैं? 6 हैं। 6 क्यों हैं? 2 कारकों को छोड़ करके सारे कारकों के चिन्ह जो हैं इस समास में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए 2 कौन से नहीं है? आगे ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक, इनके चिन्ह क्या है? कर्ता का ने और संबोधन का हे, अरे, ओ। इनका प्रयोग नहीं होगा समास विग्रह में, इसलिए इनके भेद भी नहीं लिए गए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहां से 4-5 प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लियर? और दोबारा से समझ लीजिए, तत्पुरुष समास कारकों पर आधारित होता है और कारकों की क्योंकि संख्या 8 है लेकिन इसके भेद हैं 6। क्यों? क्योंकि कर्ता और संबोधन प्रथम और अंतिम कारक इसके भेदों में नहीं आते हैं, उनके विभक्ति चिन्ह इनके प्रयुक्त नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ यह है।
तो इस प्रकार से 6 भेद हैं। आपको इतना याद रखना है, तत्पुरुष का नाम आते ही कि ये कारक, और कारक तो आपको अच्छी तरह से याद होंगे ही, नहीं है तो और कक्षा में इनके बारे में विस्तार से और देखेंगे। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संबोधन ये रहो आदि का संबंध काके की, ये सब इसके तत्पुरुष समास में होंगे, 2 को छोड़ करके। और 2 कौन से हैं ये आप जान गए हैं। अब देखिए उदाहरण देखते हैं, इसके बारे में और हम आगे से विस्तार से और देखेंगे, क्या अपवाद है और कैसा स्तर कठिन हो सकता है ये बाद में देखेंगे। पहले एक सामान्य परिचय की हम ये कक्षा ले रहे हैं। और देखिए पहला ही पद है मतदाता। देखो हम इनको शब्द नहीं कह रहे हैं, हम इनको कह रहे हैं पद। और ये ध्यान रखो, पद और शब्द में अंतर है। पद और शब्द मोटे तौर पे भले ही नहीं हो, लेकिन सूक्ष्म तौर पर इनमें अंतर है। शब्द अपने आप में स्वतंत्र होता है, अर्थ तो ये भी देगा, पद भी देगा, ये भी देगा, लेकिन ये स्वतंत्र होगा, एक इकाई के रूप में होगा। ये एक इकाई नहीं होकर के समूह या वाक्य में प्रयुक्त के आधार पर होगा। तो जहां शब्दों का समूह हो, अब वाक्य का परिभाषा में 2 शब्द भी हो सकते हैं, 8 शब्द भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो पद कहलाएगा वो। इसलिए हम पद का ही प्रयोग बार बार कर रहे हैं। और देखिए इन पदों के अंदर कौन सा समास है ये कैसे पहचाने, और दूसरी बात इनका विग्रह क्या होगा। पहला है मतदाता। मान लीजिए परीक्षा में यही आ गया मतदाता, और आपसे पूछा गया समास विग्रह कीजिए, नाम नहीं पूछा समास का, समास विग्रह कीजिए। और समास विग्रह अगर आपने कर दिया तो आपका समास का नाम भी आपको याद हो जाएगा। तो समास विग्रह देखिए, मतदाता शब्द है मतदाता। अब इस शब्द की प्रकृति पर जाइए, इसके अर्थ पर जाइए आप। मतदाता कौन होते हैं? जो वोट डालने जाते हैं, जो मतदान करते हैं। जैसे कि आप अगर मतदान करने जा रहे हैं तो आप मतदाता हैं। अब देखिए इसका विग्रह क्या होना चाहिए। ऐसे तो नहीं होगा ना कि मत का दाता, नहीं, मत को देने वाला, ये इसका सही विग्रह है। इसका मतलब इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? को का प्रयोग हो रहा है। तो इसका विग्रह इस प्रकार से होने से मत को देने वाला। अब बताइए कौन सा समास है, तो आप सीधा सा उत्तर दे देंगे का, के, की, को। इस प्रकार से, में, पर, इन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होगा तो हम कहेंगे कारकों पर आधारित कोई समास होगा। और कारकों पर आधारित समास कौन सा है? तो हमें पता है तत्पुरुष समास होगा। सीधा उत्तर है और सरल है। लेकिन हो सकता है परीक्षा में ऐसा नहीं पूछें और विकल्प में तत्पुरुष समास के भेद का उल्लेख हो, तत्पुरुष समास नहीं लिखा हो, उसके भेद हों। जैसे कि कर्म तत्पुरुष, संबोधन तो नहीं आएगा, संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष, ऐसे शब्द देख करके पूछें और अब बताइए कौन सा होगा। तब बताइए मतदाता में कौन सा होगा, तो आपको कारक याद करना है और कारकों के चिन्ह। तो क्या आएगा? कर्म, इस प्रकार से आएगा। क्या आएगा? कर्म। और कर्म क्यों आएगा? क्योंकि कर्म कारक है, और कर्म कारक है, इसका मतलब है ये कौन सा समास हो गया? अब इसका पूरा नाम हो गया कर्म तत्पुरुष समास, और यही विकल्प में होगा। अगर कठिनता स्तर लेना तो अगर तत्पुरुष ही दिया हुआ तो आपका उत्तर भी तत्पुरुष हो गया। लेकिन तत्पुरुष सभी में था और इधर परिवर्तन कर रखा है, जैसे करण या फिर और दे रखा है संबंध, संप्रदान, अधिकरण, ऐसे दे रखे हैं और फिर तत्पुरुष लगा हुआ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष। क्यों होगा? क्योंकि कर्म तत्पुरुष, जो कर्म जो कारक होता है, कर्म कारक है, उसका चिन्ह क्या है? को, इसलिए ये समास हो जाएगा। तो इस विग्रह में इस प्रकार से ही विग्रह करें, थोड़ा सा अर्थ को समझें, थोड़ा सा विग्रह सही करें, आपको समास का नाम अपने आप आ जाएगा। आगे देखिए, जन्मजात। अब इसका विग्रह हो गया जन्म से उत्पन्न। जात का मतलब उत्पन्न ही होता है, जन्म से उत्पन्न। अब यही है सब कुछ खेल।
अगर पूछा गया कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा भेद है ये, तब आप देखो इससे पहचान करोगे, से। पहली बात तो इसका विग्रह सही करोगे, जन्म से उत्पन्न नहीं करोगे, जन्म का उत्पन्न नहीं करोगे, या और कोई जन्म में उत्पन्न नहीं करोगे, जन्म से उत्पन्न नहीं। क्योंकि अर्थ के आधार पर देखिए, जन्म जात का मतलब होता है जन्म से जात, या जन्म से ही उत्पन्न। कहते हैं कि तुम्हारी आदत झूठ बोलने की जन्मजात है, तो इसका मतलब जन्म से उस समय से लगातार है, तो से का प्रयोग हुआ है। अब ये बताइए कौन से कारकों का चिन्ह है से, तो आप इनको याद करके स्मरण करें या एक बार लिख करके देख लें। तो आप देखेंगे कर्ता ने कर्म को करण से, क्या आ रहा है, करण, तो इसका मतलब है करण तत्पुरुष समास, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता क्योंकि है ही नहीं आगे पूछने के लिए। क्या तो पहली बात तो समास ही पूछेगा तत्पुरुष, और समास में भी भेद पूछा तो करण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि करण का समकारक जो है उसके चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए विग्रह में। दो बातें महत्वपूर्ण है, विग्रह सही होना चाहिए और फिर पहचान आपकी सही होनी चाहिए। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। आगे देखिए सत्याग्रह। अब इसका विग्रह क्या होगा? सत्याग्रह। कई बार हम विग्रह को गलत कर दें, गलत समझ लें, तो फिर आप समास का नाम भी गलत करोगे। तो देखो, सत्य के लिए आग्रह, सही विग्रह यह है। सत्य का आग्रह नहीं होता है। सत्य का आग्रह, क्या सत्य कोई व्यक्ति का नाम है? नहीं, सत्य के लिए आग्रह होता है कि हम सच्चाई के लिए आग्रह कर रहे हैं, लड़ रहे हैं या विनती कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं सत्य के लिए आग्रह। अब देखिए, पहली बात तो विग्रह ऐसे होगा। दूसरी बात, के लिए, यह आपको पहचान कराएगा कि तत्पुरुष समास में भी कौन सा भेद है। के लिए तो हम देखेंगे संप्रदान के लिए, तो यहां कौन सा जाएगा? संप्रदान। संप्रदान पूरा नाम हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास, ये पूरा नाम हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से सरल है, आप ऐसा कर सकते हैं। और आगे देखिए भयभीत। अब विग्रह सही करना है। भय से भीत, भय का भीत या भय में भीत आदि नहीं करना है। भय से भीत, भीत यानी डरना। और किससे डरना? भय से डरना। तो देखो, भय से भीत ही होना चाहिए इसका विग्रह। अब भय से भीत का मतलब है भय से डरना, और डरना दूर करना से होता है। तो अब इसके लिए क्या, किसका, कौन से कारक चिन्ह हो जाएगा? कारक कौन सा होगा ये बताइए? संप्रदान। तो अपादान से अलग होने पर, से, अपादान से। अब से भी दो में कारकों में चिन्ह में प्रयुक्त होता है, एक तो साथ के लिए और एक अलग होने के लिए। अब अपादान हमेशा अलग होने के लिए होता है, तो आप ये याद रखें, अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। दो चीजें एक साथ चल रही है हमारे कारक भी चल रहे हैं और हमारा समास भी चल रहा है। विग्रह, समास का नाम, ये सब तो अलग चीजें हैं। तो भयभीत का क्या होगा? भय से भीत, ये याद रख लें आप। आगे देखिए प्रेम सागर। अब प्रेम सागर का पहले विचार कीजिए, क्या विग्रह हो सकता है, इसका अर्थ क्या होना चाहिए। तो हम देखेंगे प्रेम का सागर, प्रेम का सागर यानी प्रेम रूपी सागर होता है, तो रूपी का मतलब का होता है, तो प्रेम का सागर। अब का किस कारक का चिन्ह है? तब संबंध कारक का है। का, के, की, रा, रे, री, ये सब किसके हैं? संबंध कारक के। अब इसका नाम हो जाएगा संबंध। अगर आपको कारकों के बारे में जानकारी कम है तो पहले कारकों को पढ़ना पड़ेगा। किस समास को पढ़ने के लिए? तत्पुरुष समास को पढ़ने के लिए यह आवश्यक है। और कठिन कार्य तो है ही नहीं, दो को छोड़ करके 6 को याद कर लो, उनके चिन्हों को याद कर लेना है। प्रेम सागर। आगे देखिए घुड़सवार, और बहुत महत्वपूर्ण है, गलतियां बहुत करते हैं। घुड़सवार का विग्रह करने में हम गलतियां कर देते हैं। अब घुड़सवार तो हम क्या करते हैं? घोड़े का सवार ऐसे कर देते हैं। घोड़े पर सवार होगा घुड़सवार। घुड़ यानी घोड़ा होता है, घुड़सवार कोई शब्द है। अब गुड़ का मतलब घोड़ा कर दो, यहां घोड़ा, घोड़ा या घोड़े पर सवार, घोड़िया हो गया।
घोड़े। यहाँ बहुवचन में नहीं है घोड़े, एक वचन में ही है। घोड़े पर सवार, पर, तो क्या कारक कौन सा? अधिकरण, क्योंकि उसके चिन्ह है मैं और पर। कोई वस्तु ऊपर होती है तो अधिकरण होता है, तो अधिकरण हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, पूरा नाम। बहुत महत्वपूर्ण है और सरल भी है। मैंने कहा कि आपको अर्थ की प्रकृति पर जाना है, इसका घुड़सवार का अर्थ क्या निकलता है, तात्पर्य क्या है। तो आप देखेंगे घुड़सवार तो उसको कहते हैं जो घोड़े पर सवार होता है, उसी व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति घोड़े पर सवार हो या घोड़े पर सवार है, तो घुड़सवार। तो घोड़े पर आएगा इसमें। विग्रह सही करें तब आप कारक का नाम सही जानेंगे, और कारक का नाम सही जानेंगे तो तत्पुरुष समास का भेद भी सही बताएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण समास है, इससे संभावना है परीक्षा में सवाल आने की। और देखिए द्विगु, और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कौन सा पद प्रधान है कौन सा मुख्य है। पहला पद संख्यावाची होता है और महत्वपूर्ण शब्द कौन सा? दूसरा। देखिए पूर्व पद संख्यावाची हो, द्वितीय पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका देख लीजिए। द्वि और द्वि का अर्थ ही दो होता है, और गु यानी गाय, तो इसका अर्थ हो गया दो गाय, दो गाय। अब बताइए दो गाय शब्द है, पद है कोई, तो इसमें पहला तो क्या आ रहा है? संख्या। पहला पद क्या बोध करा रहा है? संख्या का। और दूसरे को देखो, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि ये अगर शब्द ही नहीं हो तो हम किसकी संख्या बताएंगे, इसलिए ये मुख्य है, प्रधान है। तो क्या है? संख्या और गाय, यानी कि गाय क्या है? प्रधान है, मुख्य है, प्रमुख है, आदि है। तो इस प्रकार से समास को याद रखने का तरीका है कि द्वि इसके नाम में ही संख्या का बोध हो रहा है, समास के नाम में ही, तो निश्चित रूप से इसके पदों में भी क्या होगा? संख्या का बोध होगा। और जैसे कि पहले ही वर्ण में संख्या का बोध हो रहा है, तो इसका भी पहला ही पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। लेकिन अपवाद स्वरूप याद रखना, यह आवश्यक नहीं है सदैव। कुछ अपवाद भी है कि पहला पद संख्यावाची हो, यह कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा पद भी संख्यावाची हो सकता है, लेकिन हाँ, हम अर्थ करेंगे, विग्रह करेंगे, तब वो पहला पद में ही गिनती आएगा। तो इस प्रकार से देखिए, ये बहुत सरल है। नवरत्न, और आप समझ रहे हो नवरत्न का मतलब क्या होता है? 9 रत्नों का समूह। बस विग्रह तो इतना ही करना, अर्थार्थ वगैरह लगा करके आगे और कहानी नहीं कहनी है। कह दिया तो दूसरा समास हो जाएगा। हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? द्विगु का। और द्विगु में केवल संख्याओं का बोध होता है, इसलिए वो चीज बतानी है। 9 रत्नों का समूह को क्या कहते हैं? नवरत्न। तो 9 रत्नों का समूह, संख्या है ना 9, इसलिए द्विगु समास है। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह है। समाहार, समूह है, आदि वो एक ही बात है। तो आपको बताना 7 दीपों का समूह है, कौन सा? द्विगु समास। त्रिभुवन, ये थोड़ा सा अर्थ ध्यान रखना है। त्रि का तो समझ गए 3 होता है, अब भुवन का मतलब भुवन या भवन, महल आदि से होता है, तो 3 भुवनों का समूह है। समाहार क्या कहलाएगा? त्रिभुवन। सत मंजिल, अब सत यानी 7 मंजिलों का समूह है, तो क्या कहलाएगा? द्विगु समास। विग्रह भी याद रखना है, समास का नाम भी याद रखना है, और विशेषताओं से इसको जोड़ दो। उसमें संख्यावाची पद होगा, संख्याओं का बोध होगा, और फिर इस प्रकार से अर्थ निकलेगा। तो द्विगु समास बहुत सरल है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और हम अंतिम आ गए 6 नंबर पर, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास और महत्वपूर्ण है, परीक्षा में इसमें से भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरा अर्थ का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो देखो 2 बातें इसमें निकल कर आती है। एक तो ये कि दोनों पद का होना भी जरूरी है, और दोनों पदों का प्रमुख होना जरूरी नहीं है, गौण होना ही पर्याप्त है। 2 बातें हो गई कि दोनों पदों के आधार पर, दोनों पदों को आधार पर, दोनों को जोड़ने के बाद कोई तीसरा अर्थ, दोनों का तो नहीं निकला ना, तो इसका मतलब दोनों ही प्रमुख नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि दोनों पदों को त्याग दें, त्याग भी नहीं सकते, उनके आधार पर ही अर्थ जो है व्यंजित किया जाता है, इसलिए बहुव्रीहि समास होता है।
अलग ही अर्थ निकलेगा, विशेष और अलग ही तीसरा अर्थ कल्पित किया जाएगा, तो वो होगा बहुव्रीहि समास। उदाहरणों से समझिए। पहला है महात्मा, और इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक समास में ये आया भी था पहले, और मैंने इसका विग्रह करके इसका समास का नाम दूसरा बताया था। याद करो कौन सा था पहले वाली कक्षा में। तो आप कहेंगे कि महान है जो आत्मा, ये तो विग्रह हो गया। अब इसका विग्रह यह है, तो फिर समास का नाम उल्लेख कीजिए। तो निश्चित रूप से कर्मधारय समास हो गया है कि आत्मा कैसी है, महान है। महान क्या है, आत्मा है। एक पद दूसरे पद की विशेषता, एक विशेषण है दूसरा विशेष्य है। तो इस प्रकार से विग्रह हुआ तो फिर कर्मधारय था। लेकिन यहाँ देखो बहुव्रीहि में भी हम इस महात्मा पद को लेकर आए हैं, और यहाँ हम इसको कह रहे हैं कि बहुव्रीहि समास है। तो मैंने कहा था ना कि एक पद में एक नहीं, एक से अधिक भी समास हो सकते हैं, लेकिन विग्रह नहीं होगा। विग्रह एक ही प्रकार से होगा। महान आत्मा है जिसकी, ये देखिए विग्रह। और फिर उससे भी जरा महत्वपूर्ण देखिए, अर्थात ऊंची आत्मा वाला, ऊंची आत्मा वाला या फिर प्रमुख आत्मा वाला या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति आदि अर्थार्थ लगाकर। अब देखिए रूढ़ हो गया, हम कह देते हैं महात्मा गांधी, महात्मा ज्योतिराव फुले, ऐसे अनेक संतों के, बहुत कम लोगों के और प्रसिद्ध और महान व्यक्तियों के हम महात्मा लगा देते हैं। तो रूढ़ हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए रूढ़ अर्थ में भी आ रहा है महात्मा, कि हमने कहा कि महात्मा जी ने कहा, तो हम सीधे अर्थ लगा लिए कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, ये उनको संकेत कर रहा है। तो तीसरा अर्थ व्यंजित हुआ। इसलिए महात्मा में बहुव्रीहि समास भी है, अगर विग्रह ऐसा करते हो तो। आगे देखिए नीलकंठ। अब नीलकंठ का मतलब तो समझ गए हम, कर्मधारय में भी जाएगा ये, नीले रंग के कंठ तो कर्मधारय, इतना ही विग्रह तो। और ऐसे कहा नीला कंठ है जिसका, अर्थार्थ शिव जी। ये लीजिए तीसरा और विशेष अर्थ निकल गया, शिव जी निकला, दोनों पदों के आधार पर ही है, लेकिन विशेष अर्थ निकल गया, इसलिए यहां बहुव्रीहि समास है। आगे देखिए लंबोदर। अब लंबा है उदर तो कर्मधारय भी चला जाएगा, लेकिन लंबा उदर है जिसका, अर्थार्थ गणेश जी, तो बहुव्रीहि। ऐसे गिरिधर, देखिए गिरि को धारण करने वाला, अर्थार्थ श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है गिरिधर। अब इसका विशेष अर्थ व्यंजित किया गया, इसलिए इसको बहुव्रीहि समास में ले जाएंगे। ऐसे देखिए मक्खी चूस, बिल्कुल। और ऐसे तो रूढ़ हो गया, ये तो बहुत बार पूछा गया, सभी को आता है। कुछ उदाहरण हम आगे कक्षा में लेके आएंगे इसी प्रकार के। और देखो मक्खी चूस आ गया, और यह बिल्कुल नया शब्द है हमारे लिए, तब घबराए नहीं। अब आप इतना याद रखें, मक्खी चूस हम किसी को पर्याय के रूप में कहते हैं, रूढ़ अर्थ में लेते हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मक्खी को चूस करके वो खाता है या पीता है तो उसको ऐसा बोला गया, नहीं। अर्थ व्यंजित हुआ है, इसका मतलब वो कंजूस है, कंजूस है, और वह अपव्यय नहीं करता है, बहुत सोच समझ करके पैसे खर्च करता है, बहुत कंजूस व्यक्ति है, अर्थात मक्खी चूस। तो इस प्रकार से कंजूस व्यक्ति, अर्थात कंजूस व्यक्ति, तो इस प्रकार से कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। और थोड़ा सा अभ्यास भी हम कर लेते हैं इसी कक्षा के दौरान, कि अगर ऐसे शब्द आ गए और परीक्षा में ऐसा पूछा गया, मान लीजिए कि सारे तो एक साथ नहीं पूछेंगे, लेकिन एक शब्द दे दिया, दोपहर शब्द में कौन सा समास है, ये पूछ लिया, या ये पूछा दोपहर शब्द का समास विग्रह कौन सा है, तब इसका मतलब है दोनों बातें आपको आनी चाहिए। दोपहर का समास विग्रह क्या होगा और उसमें समास का नाम क्या है। सबसे पहले तो इसका विग्रह करेंगे तभी नाम आएगा। तो देखो दोपहर, पहली बात तो यही शब्द शुद्ध है, कई जगह दोपहर भी लिखते हैं, चल रहा है, लेकिन शुद्धता में दोनों की बात आए तो ये अधिक शुद्ध है। अब देखो दोपहर का समूह है, दोपहर का समूह है या समाहार। अब ये देखिए ये क्या अर्थ दे रहा है, संख्या का बोध करा रहा है, और संख्या का बोध करा रहा है तो कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु, द्विगु, सीधा सा उत्तर है।
ये पहचान लिया तो अगर कोई नहीं पहचाना कि इसका अर्थ दो होता है तो फिर नहीं कर पाओगे आप। आगे देखिए, महाकाव्य, समास विग्रह करना है। महा है जो काव्य, महा यानी विस्तृत या बड़ा, है जो काव्य। अब देखो क्या कह रहा है, काव्य कैसा, बड़ा है, महा है, विस्तृत है, वह काव्य। विस्तृत क्या है, काव्य है। तो एक पद दूसरे पद की विशेषता और एक विशेषण है, तो कौन सा हो गया, कर्मधारय है। सीधा ही है, बिल्कुल कर्मधारय है। ये महाकाव्य में कर्मधारय हो गया। प्रत्यक्ष, बिल्कुल, पहले इसका विग्रह करना है, करेंगे। प्रति और अक्षी, ये तो हमने पढ़ ही लिया था पिछली कक्षाओं में। ये इसका संधि विच्छेद है या विग्रह है, इस प्रकार से प्रति और अक्षी से बना है। इसका मतलब है आंखों के सामने, आंखों के सामने। और प्रति एक उपसर्ग है, और किस समास में इसका प्रयोग होता है, यानी आंखों के सामने, आंखों के ही सामने, ऐसा कुछ हो, अवयवी भाव समास। तो इसमें हो जाएगा आपका अवयवी भाव समास। ये कर्मधारय था और इसमें हो जाएगा अवयवी भाव समास, अवयवी भाव समास। ये लीजिए। अब देखिए तिरंगा, विग्रह कीजिए। ती यानी तीन और रंगा यानी रंग है, तीन रंग से बना हुआ तो तिरंगा। अब हम इसका विग्रह इस प्रकार से करते हैं, तीन रंगों का समूह है या तीन रंगों से बना है जो अर्थात तिरंगा या हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो ये किस में चला जाएगा, बहुव्रीहि में, बिल्कुल बहुव्रीहि। व्रीहि आप समझ गए, थोड़ा सा जगह कम रह गई है, इनको हटा देते हैं। तिरंगा, बहु, अरे मैं ये बै क्यों लिख रहा हूँ बार बार, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। किस में, तिरंगा में। ये याद रखें, क्योंकि तिरंगा रूढ़ हो गया है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसलिए उसमें रूढ़ होने से इसमें कौन सा है, बहुव्रीहि समास। हार जीत, सीधा है, हार और जीत। अब दोनों ही पद प्रधान है, कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बिल्कुल द्वंद्व, द्वंद्व समास हो गया। चरण कमल, और ये भी महत्वपूर्ण है, यानी चरण कैसे हैं, कमल के समान है, कमल रूपी चरण, इसका विग्रह हो जाएगा कमल रूपी चरण या कमल के समान चरण। बस इतना ही, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा। चरणों को किसके समान बताया गया, कमल के। एक पद विशेषता दूसरे पद को दे रहा है। लेखक द्वय, और सबसे कठिन, इसे बता दीजिए आप, दोबारा लिख देते हैं, लेखक द्वय, ये शब्द है। समास का नाम बताइए, लेखक द्वय, पहचानिए। अब आपकी जो पुरानी जो पद्धतियां थी और जो आपने याद कर रखा था उसका खंडन है, अपवाद है, ऐसा हम आगे वाली क्लास में देखने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा नमूने के तौर पर एक पद हम आपके लिए लेके आए हैं, लेखक द्वय। और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और बहुत से लोगों ने इसे गलत किया है। अब इसका विग्रह कीजिए, विग्रह किया तो समास का नाम भी सही आएगा। क्या हो जाएगा, दो लेखकों का समूह है, ये इसका विग्रह है। अब इसका विग्रह ये किया तो बिल्कुल समास का नाम आप बता सकते हैं, कौन सा, द्विगु, द्विगु समास। सही पहचाना आपने, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि संख्या का बोध करा रहा है। मैंने कहा ना कि पहले आए संख्या, ये आवश्यक नहीं है, कभी कभी आगे भी आ जाती है। और द्वय का अर्थ आप समझ गए थे, तो फिर आप इसको गलत नहीं करोगे। द्वय यानी दो, और दो लेखकों का समूह है, इसका मतलब संख्या का बोध करा रहा है। और संख्या का बोध कौन सा समास कराता है, द्विगु समास। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर दे सकते हैं।
ऐसे हम अनेक जो परीक्षा उपयोगी हैं ये आगे वाली कक्षा में लेके आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है और उसमें हम शब्दों के बारे में, समास की सामान्य जानकारी आपने पढ़ ली, जान लिया, थोड़ा सा समास को पहचान लिया, यह आवश्यक था। अब हम परीक्षा उपयोगी उदाहरण देखेंगे डायरेक्ट और सीधे उदाहरणों पर आएंगे और उदाहरण का विग्रह करके उनका और समास का नामोल्लेख करेंगे और कैसे उनका फेर होता है कि आप सामान्यतः जो समझते हैं, व्यंजित करते हैं, वो उसमें समास नहीं होता और दूसरा समास होता है, किस प्रकार से होता है। ये सारी बातें आखिरी और अंतिम कक्षा में, आगे वाली कक्षा में हम करने जा रहे हैं। आज की कक्षा में इतना ही है, आएंगे फिर इसी प्रकरण को आगे लेकर के और इसके अनेक उदाहरण और परीक्षाओं भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को लेकर के। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।